अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान को इमेजिन करो तो शायद आप कुछ ये इमेजिन करोगे। लेकिन राजस्थान की जो इमेज न्यूज रिपोर्ट में दिखाई देती है वो कुछ ऐसी है। According to the recent report of the National Crimes Record Bureau, Rajasthan, the state has now recorded the highest number of rape cases. लगातार बेरोजगारी के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। Well, we all know child marriages still exist, the menace of which still exists in our society, but to what extent it is still rampantly practiced, particularly in the state of Rajasthan. राजस्थान भारत का शायद इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर रॉयल्टी और पॉवर्टी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में इसी रॉयल हेरिटेज वाले इस स्ट्रगलिंग स्टेट की कहानी मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब वीडियो ओपन लेटर का है तो बात एकदम शुरू से शुरू होगी। हमारी कहानी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और देखना आगे जैसे जैसे मैं कहानी सुनाऊंगा सारे पॉइंट कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आज का हनुमानगढ़ है वो कालीबंगन हुआ करता था। और थार डेजर्ट वाले राजस्थान को देख के इमेजिन करना मुश्किल है कि भारत में सबसे पुराने खेती के जो सबूत हैं वो यहीं से मिलते हैं। थोड़ा और अगर आप आगे चलें तो मौर्यन एम्पायर से लेकर इंडो ग्रीक और गुप्ता डायनेस्टीज का रूल आपको यहाँ दिखाई देगा। उस टाइम पर बहुत सारे अरब इन्वेडर सिंध, मुल्तान और लाहौर जैसे रीजन को कॉन्कर करने के बाद यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार फेल हो रहे थे। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं 7th सेंचुरी में, जहां पर इस रीजन में राजपूत डायनेस्टीज का राइज देखने को मिलता है। उस टाइम का मैप देखो, यहाँ मेजर 5 किंगडम दिखाई देंगे, मारवाड़, मेवाड़, अजमेर, आमेर और जैसलमेर। एक तरह से राजस्थान को राजपूतों ने अपने हाथों से बनाया है। इनफैक्ट आजादी के समय तो इस रीजन को अंग्रेज राजपूताना बुलाया करते थे, और आज के सारे जितने फोर्ट हैं वो राजपूत क्लैंस ने ही बनवाए हैं। और इन राजपूतों के रूल से ही आपको सारे शौर्य के किस्से देखने को मिलते हैं, जैसे 12th सेंचुरी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो इस रीजन के काफी पावरफुल किंग थे। बताते हैं ये जो पूरा मैप वाला रीजन है वो उनके कंट्रोल में था। 14th सेंचुरी में चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन, जो शायद आप इनका नाम कम जानते हो, इनकी पत्नी महारानी पद्मावती का नाम आपने जरूर सुना होगा। और 16th सेंचुरी में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा। राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है और दिल्ली से भी पास है, इसलिए इस रीजन पे उस टाइम पर बहुत इन्वेडर अटैक करते थे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करा, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सेन पर और अकबर ने महाराणा प्रताप पर। ये लोग फेल हो जाते, लेकिन हर बार अपनी साइड से कोई ना कोई गद्दारी कर देता था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि उस टाइम पर ये जो रीजन है वो राजपूतों के अलग अलग क्लैंस और डायनेस्टीज में डिवाइड हो चुका था। जो धन दौलत राजस्थान में जमा हुई वो ये इन्वेडर एक एक करके मैसिव लेवल पर लूटना शुरू कर देते हैं, और एक तरफ से राजस्थानियों का मास मर्डर भी शुरू हो जाता है। इन इन्वेजन्स और वॉर की वजह से इस रीजन में सबसे ज्यादा अगर किसी को ऑपरेशन झेलना पड़ा वो थी यहाँ की औरतें। ये जो इन्वेडर्स थे ये औरतों को अपने हरम में सेक्स स्लेव बनाकर रखते थे, और इसीलिए इससे बचने के लिए औरतों ने जौहर करना शुरू कर दिया। इसके बाद थोड़े समय के लिए ये रीजन मराठा रूल के अंडर भी आया, लेकिन फिर आ गए ब्रिटिशर्स और एक बार एक नए तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक चीज अच्छी थी कि जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ के रॉयल्स के पास ही था, और इसीलिए थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ इस रीजन में उस टाइम पर देखने को मिलता है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो जो भारत का 60% एरिया था वो तो अंग्रेजों से हमें मिल गया, लेकिन जो बाकी एरिया था उसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। और आजादी के टाइम अगर आप राजस्थान देखें तो ऐसा कोई स्टेट नहीं था, बल्कि यहाँ पर 22 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का एक ग्रुप था, और इसी को अंग्रेज राजपूताना बोलते थे। और इसके अगले 10 सालों तक 4 बार इस ग्रुप को अलग अलग तरह से चेंज किया गया, और इवेंचुअली 1956 में हमें आज का राजस्थान मिलता है। 1950s में राजस्थान के अंदर एक और चीज होती है, जो फोर्ट और हेरिटेज यहाँ के रॉयल्स ने बनवाए थे उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को छोड़कर मेजॉरिटी जितने प्लेसेस थे वो सरकार ने अपने पास रख ली। और उस टाइम पर अगर आप देखें तो रॉयल्स को अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे भी मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने इस खर्चे को भी देना बंद कर दिया। और उसके बाद 1976 में जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी जी ने जितनी भी रॉयल्स के पास वेल्थ होती थी उसको भी अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। और इस सब की वजह से जो फोर्ट रॉयल्स के पास बच भी गए थे उनको भी मेंटेन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता चला गया। तो होटल ओनर्स ने या तो ये फोर्ट रॉयल से खरीद लिए, और कुछ जो फोर्ट रॉयल्स के पास रहे भी उन्हें भी उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। भारत में अगर आप 1980s का टाइम देखें, टूरिज्म बड़ी तेजी से बूम हो रही थी। तो जो भी आज आप रॉयल रिजॉर्ट जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में देखते हैं वो इसी टाइम पर ही शुरू हुए थे।
और आज राजस्थान की इकोनॉमी अगर आप देखें, टूरिज्म इंडस्ट्री 15% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। देश के अंदर पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या बिजनेसमैन, सबके बच्चों की डेस्टिनेशन वेडिंग राजस्थान में ही होती है और इसीलिए यहाँ की वेडिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। पिछले साल नवंबर में यहाँ पर 1.5 लाख शादियां हुई थी और इसीलिए ये नंबर स्टेट की इकोनॉमी में भी रिफ्लेक्ट होता है। राजस्थान की इकोनॉमी 1980s से ही टूरिज्म पर ओवर डिपेंडेंट है और टूरिज्म जैसे अनस्टेबल सेक्टर पर इतनी ओवर डिपेंडेंस डेंजरस है। एक लॉकडाउन आता है और आपकी सारी इकोनॉमी खत्म कर देता है। कोई और प्लेस पॉपुलर हो गया तो आपके बिजनेस पर सीधा इंपैक्ट पड़ने लगता है। अरे श्रीलंका को देखो, टूरिज्म पर बहुत डिपेंडेंट थे और आज क्या हालत है ये तो आप देख ही रहे हैं। राजस्थान अगर आप एरिया वाइज देखें तो देश का वैसे तो सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन इस स्टेट का 60% एरिया डेजर्ट में आता है और इसीलिए वाटर डेफिसिट एक बड़ी प्रॉब्लम। भारत का सिर्फ 1% सरफेस और ग्राउंड वाटर राजस्थान में अवेलेबल, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये काफी स्ट्रगल करते हैं। पूरे देश की अगर आप जीडीपी देखें तो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% आता है। राजस्थान के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी देखें तो वो भी नेबरिंग स्टेट से काफी कम दिखती है। इस मैप में देखो, एमपी के कंपैरिजन में राजस्थान आपको कम दिखाई देगा, लेकिन जो कोटा जैसे एरिया है जो एमपी के पास थे, वहां पर पावर प्लांट से बिजली मिल रही थी, जमीन सस्ती थी, कनेक्टिविटी भी थी। तो 1920 से 1960s के बीच में इस वाले रीजन में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखेगा, लेकिन बाकी जो राजस्थान था वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कनेक्टिविटी हर एक चीज में इशू थे, इसीलिए वहां पर भी इंडस्ट्रीज उतनी नहीं लग पाई। इसीलिए आप एग्जांपल देखो, राजस्थान में सीमेंट के लिए जो लाइमस्टोन लगता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सीमेंट प्रोडक्शन की लिस्ट में आप देखें तो एमपी और आंध्रा से भी राजस्थान पीछे रह जाता है। इवन बीकानेर वाला और एमडीएच जैसी कंपनीज जो देखने में राजस्थानी लगती है, उनके हेडक्वार्टर दिल्ली में बसे हुए हैं और इसी इंडस्ट्री की कमी की वजह से राजस्थान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 28% के साथ देश में सेकेंड बिगेस्ट है। और इसके अलावा सोशल इंडिकेटर्स भी आप देखें, राजस्थान इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफी बेकार परफॉर्म कर रहा है इसमें। 1951 में राजस्थान का लिटरेसी रेट 8.5% था, जो कि नेशनल एवरेज 18% से काफी कम था। 2001 में ये 60% हो गया, लेकिन अभी भी नेशनल एवरेज 65% से कम ही था। इनफैक्ट 1981 की टेबल देखो, बर्थ रेट, डेथ रेट, फीमेल लिटरेसी, हर एक इंडिकेटर में राजस्थान काफी बुरा परफॉर्म कर रहा था। और इन्हीं सारी फेलियर्स की वजह से इकोनॉमिस्ट आशीष बोस ने 1980s में राजस्थान को बीमारू स्टेट का टैग दे दिया था। बीमारू यानी बिहार, एमपी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। 1980s में ये वो 4 स्टेट थे जो पूरे देश में वर्स्ट परफॉर्मिंग आते थे। ये मैंने एमपी वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना। लेकिन अगर आप राजस्थान में देखें तो विमेन पर जो अट्रॉसिटीज इन्वेडर के टाइम जो शुरू हुई थी ना, लगता है वो आज भी खत्म नहीं हो रही। इस टेबल में उन लड़कियों का डेटा है जिनकी शादी 15 से 19 साल की उम्र में हो गई थी। इसमें राजस्थान का परसेंटेज 64% है। एक टाइम पर ये प्रॉब्लम राजस्थान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और इसीलिए आज भी आप जब राजस्थान के बारे में सोचते हो या पॉप कल्चर में रेफरेंस देखते हो तो आपको चाइल्ड मैरिजेस की अनफॉर्चुनेट इमेज ही दिखाई देती है। 32 साल की विधवा सू 17 साल का छोरा से मारा। हालांकि ओवर द इयर्स इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये क्लियरली शो करता है कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से घटी हैं। 2005 में 65% थी और 2021 में सिर्फ 25% रह गई। लेकिन अभी भी ये नंबर काफी हाई है और एक लड़की की जल्दी शादी होने से उसकी लाइफ की बाकी चीजों पर भी इंपैक्ट होता है, सबसे ज्यादा एजुकेशन पर। कम उम्र में शादी होने से वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। इसीलिए राजस्थान में जब आप लिटरेसी रेट के अंदर जेंडर डिवाइड देखेंगे, मेल वर्सेस फीमेल, तो वो आपको काफी बड़ा गैप दिखाई देगा और इसी वजह से राजस्थान में जो वर्कफोर्स है उसके अंदर भी विमेन का पार्टिसिपेशन काफी कम है। एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग 2011 में रूरल एरिया में जितनी भी विमेन वर्कफोर्स थी उसमें 77% विमेन तो खेती किसानी में काम कर रही थी और अगर आप शहरों में देखें तो वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन 10 लाख से भी कम आता है। और पूरे भारत में विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसमें राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है। इसके अलावा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी राजस्थान में बहुत हाई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान के अंदर पर 1 लाख दलित पॉपुलेशन पर सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं और कंसर्निंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में नंबर घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। मेरे ओपिनियन में चाइल्ड मैरिजेस और कास्ट वायलेंस इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे लोगों में अवेयरनेस आती है और अपने राइट्स के लिए वो और जागरूक होते हैं। लेकिन राजस्थान के लिटरेसी लेवल की भी बात करें तो वो भी नेशनल एवरेज से कम दिखते हैं। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है। ये स्कूल एजुकेशन इंडेक्स छापते हैं, राजस्थान इसमें सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग है। ये इंडेक्स बताता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसमें एजुकेशन की क्वालिटी कितनी है और राजस्थान की अच्छी परफॉर्मेंस पता है क्या दिखाती है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ज्यादा बच्चे स्कूल जाना शुरू करें ताकि ओवरऑल लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाए और जब वो बाहर निकले तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है।
और ये सारे इश्यूज जितने मैंने आपको बताए ये कोई एक दिन में सॉल्व होने वाले नहीं, इसीलिए एक लंबे टाइम तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत जरूरी है। लेकिन भैया राजस्थान और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी 36 का आंकड़ा है। 1960 से 1990 के बीच टोटल 4 बार स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है, जिसमें से एक बार तो ये 1 साल से भी लंबा था। इसके अलावा 1992 से पहले अगर आप देखें तो मोस्टली कांग्रेस की सरकार यहां थी, लेकिन पिछले 30 सालों में ऐसा कोई 2 लगातार इलेक्शन नहीं हुए जिसमें सरकार बदली ना हो। हर 5 साल में बदल जाती है। तो जो एक सरकार डिसीजन लेती, पॉलिसी बनाती है, वो अगले साल में रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि स्टेट एक कदम अगर आगे चलता है तो 2 कदम पीछे आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि राजस्थान में सब कुछ खराब है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। राजस्थान एक एक करके अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा है। स्टेट में वाटर एक बड़ा इशू रहा है शुरू से। तो 2019 में अगर आप स्टेट के अंदर देखें सिर्फ 50% एरिया थे जो सरफेस वाटर से कनेक्टेड थे, और इसीलिए यहाँ पर 33 नए प्रोजेक्ट खोले गए, और इसीलिए 2026 तक 90% एरिया सरफेस वाटर से कनेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का 60% एरिया डेजर्ट है, मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर इस वजह से नहीं होता है, लेकिन इसका एक भी एक फायदा है, यहाँ पर सोलर एनर्जी का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर साल में 330 दिन स्काई एकदम क्लियर और सनी रहता है। इसीलिए 2020 में यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी इनॉग्रेट किया गया है। और स्टेट की पॉवर्टी में अगर आप परफॉर्मेंस देखें उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। 2004-05 में 34% रेट थी, जो 2011-12 में नंबर 15% पे आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 20% पॉइंट का डिक्रीज हुआ है, जो कि नेशनल एवरेज से भी बेटर है। इसके अलावा 2011 से 14 के बीच में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे बड़े बड़े स्टेट के कंपैरिजन में देखें तो जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ राजस्थान में हुई है वो ज्यादा दिखाई देती है। पिछले 5 साल में सर्विस सेक्टर भी राजस्थान की इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में राजस्थान में पर कैपिटा इनकम भी 150% से ग्रो की है। राजस्थान के जो शहर दिल्ली एनसीआर के पास है, जैसे जयपुर, अलवर, इन रीजन्स में भी काफी ग्रोथ देखने को मिलती है। बल्कि नीमराना जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रीजन में पड़ता है, उसने 15-20 सालों में काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लिया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक जापानीज इंडस्ट्रियल जोन भी एस्टेब्लिश किया। इसीलिए 2008 में जहां राजस्थान के अंदर टोटल 10 जापानीज कंपनीज थी, 2021 में नंबर 170 पहुंच चुका है, और आज वहां पर निप्पॉन, डाइकिन जैसी कंपनीज के 46 प्लांट लगे हुए हैं। इनफैक्ट नीमराना में अगर आप जाओगे तो आज के टाइम पर आपको जापानीज रेस्टोरेंट, जापानीज होटल तक देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी भी बात वही है, लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम अगेंस्ट विमेन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में काफी काम होना बाकी है। और देखो, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान जो है वो भारत का बिगेस्ट स्टेट है, एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और स्पाइंग के इंसिडेंट भी देखने को मिले। इसीलिए राजस्थान की ग्रोथ में सिर्फ राजस्थान का फायदा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए इस स्टेट की ग्रोथ जरूरी है। और ये तभी हो सकती है जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक कोलैबोरेशन देखने को मिले। और इसीलिए मुझे लगता है इस वीडियो का जो बेस्ट कंक्लूजन है वो मेरी तरफ से नहीं, बल्कि इस क्लिप से आपको मिलेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।